कुदरती वेस्ट को केंचुओं की मदद से कुदरती खाद बनाने के अमल को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग से जमीन की जरखेजी में बेपनाह इजाफा होता है। ज़्यादातर हम गोबर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ों से भी वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं, जैसे केले का कचरा हो या ऑर्गेनिक कचरा हो। उस सारी चीज़ों को पानी लगा के नरम करके इनको खिला सकते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट हमें देंगे। सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो वर्मी कंपोस्टिंग का है वो किस फसल में मिला है? फ्रूट्स में मिला है, वेजिटेबल्स में मिला है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट है ना। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है, उस पे बात करते हैं। आज हम मौजूद हैं टंडो अलैयार सिंध के मशहूर गांव टंडो सोमरो में और मेरे साथ यहाँ के फार्मर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के फार्मर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह करम। सर मुझे बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या चीज़ है और इसका बनाने का तरीका क्या है? ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी बना सकता है, अपने घर में भी बना सकता है। छोटा सा बेड बनाकर घर से ही शुरुआत कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा केंचुओं की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें बढ़ने की तादाद बहुत ज़्यादा तादाद से बढ़ते हैं, तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बढ़ते हैं। इस बेड की जो लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? इसकी वैसे जो प्रॉपर बेड होता है उसकी 30 फुट लंबाई होती है, 4 फुट चौड़ाई होती है। और आप छोटे भी बना सकते हैं, 10 फुट के, 5 फुट के भी बेड बना सकते हैं, जितने आप केंचुए रखने हैं और जितना आपको वर्मी कंपोस्ट निकालना है, बनाना है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो आप वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें ज़्यादातर हम गोबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम दूसरी चीज़ों से भी वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं, जैसे केले का कचरा हो या ऑर्गेनिक कचरा हो। पानी लगा के नरम करके इनको खिला सकते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट हमें देंगे। ये आपने दरख्त के नीचे आपने बेड लगाए हुए हैं। जी हाँ। वर्म्स के लिए जो ये साया है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए, इनको बस शेड चाहिए, ऊपर ढका हुआ है तो ये जल्दी बढ़ते हैं। लेकिन धूप में भी, ओपन में भी रख सकते हैं इनको, बिल्कुल ओपन एरिया उस पर भी ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसको आप कितनी बार दिन में पानी लगाते हैं? तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। इसके लिए जो अर्थवर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? ये हम करते हैं रेड विगलर। रेड विगलर। रेड विगलर, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें स्पीड बहुत है बढ़ने की। ये 1 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है, बस अंडे से निकलते हैं, और एक अंडे से ये 3 से 4 निकलते हैं। ठीक है। और ग्रोथ इनमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मार्केट में इसका रेट क्या है? ये फी किलोग्राम की किस हिसाब से मिल जाते हैं? केंचुए अभी हमें मिल रहे हैं 3000 रुपये किलो। अच्छा, मुझे अब बेड बनाने का तरीका बताइए, और उसके लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं और कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है, और उसका ज़रा तरीकाकार बताइए मुझे। पहले हम गोबर मंगवाते हैं, गोबर आ जाता है तो गोबर को हम पानी लगाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे उसकी मीथेन और यूरिया उसमें निकल जो जाए, खतरनाक गैसेज हैं वो खत्म हो जाए। हाँ, खत्म हो जाए वो इसलिए ताकि केंचुआ उसके अंदर मर ना जाए, सर्वाइव कर सके। हाँ। ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी नहीं निकालनी, डीकम्पोज भी नहीं करना उसको। डीकम्पोज हो गया तो फिर भी केंचुए नहीं खाएंगे। ठीक है। उसको पूरा उसकी गैस थोड़ी सी निकालनी है, कुछ उसमें रही हुई हो, क्योंकि उसमें हीट हो, कुछ बची हुई हो। ठीक है। फिर ये उसको खाता है, ग्रीन वाले गोबर को। और उससे पहले ज़मीन जो नीचे वाली होती है उसे प्रेस करना पड़ता है, जैसे ज़मीन में अंदर ना जाए। प्लास्टिक वहाँ पे लगा होता है, लेकिन तरह ज़मीन को ठोस करना होता है। यहाँ पे जहाँ पर पानी लगे तो वो ज़मीन बैठे ना, नीचे ना हो जाए बेड। और ये ध्यान रखना होता है, बेड ऐसी जगह बनाने हैं जहाँ पर थोड़ी वो ऊपर हो, बरसातों का पानी आए तो बेड डूब ना जाए। जो बेड की ऊंचाई होती है वो तकरीबन कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.5 फीट। 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। और उसके साइडों पे कोई बाउंड्री भी लगाते हैं ताकि वो केंचुए बाहर ना जाए? जी हाँ, जी हाँ। और इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिन बाद करते हैं? कब तक ये जो आपकी खाद है तैयार हो जाती है? ये 75 दिन में रेडी हो जाता है। अगर केंचुए हमने उस हिसाब से लगाए हुए हैं, 30 वेट का अगर बेड है, उसमें हमने 30 किलो केंचुए लगाए ना, तो वो 75 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता चल जाता है कि अब ये हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो तैयार हो चुकी है कंपोस्ट? हमें ऐसे पता चलता है, ये केंचुए जो है ना खाना छोड़ देते हैं उसको और नीचे चले जाते हैं। जब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है तो इसके केंचुए जो हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है। क्योंकि खाना छोड़ जाते हैं, वो खाने की तलाश में, नीचे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वो मॉइस्चर में ही ज़्यादा खाना खाते हैं, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। हमें पता चल जाता है ये अभी ऊपर नहीं है, सारे नीचे चले गए हैं, तो बेड अभी रेडी है। अभी ऊपर वाला
जो रेडी हो गया है वो मटेरियल हमें उठाना है। अभी ये जो बेड की हार्वेस्टिंग कर लेंगे उसके बाद दोबारा ये केचुए कहीं और शिफ्ट कर देते हैं? अगर एक बेड जो हमने लगाया है वो हम खोलेंगे ना, उससे फिर 3 या 4 बेड बनेंगे। अच्छा, ये बढ़ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए जो भी बेड खुलता है, अगर ये 10 फीट का बेड खुला तो हम 10 फीट के 3 और बनाएंगे इससे। वर्मी कंपोस्टिंग खाद के फवायद क्या होते हैं? वर्मी कंपोज ज़मीनों को बहुत ज़्यादा जरखेज़ करता है, और पहली बात जो वर्मी कंपोज ऑर्गेनिक है। वर्मी कंपोज में आप जो भी चीज़ लगाएंगे उसमें जलन नहीं होगी, वो जलेगी नहीं। जैसे नई फसल होती है, आप डालते हैं देसी भाण या कुछ डायरेक्ट डालते हैं, वो ज़मीन को, पौधों को, चीज़ों को जला देता है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई बर्निंग नहीं होगी, कोई चीज़ जलेगी नहीं, और ताकत बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। वर्मी कंपोस्टिंग के इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है और फी एकड़ इसकी कितनी मिकदार उसमें डाली जाती है और प्रोडक्शन कितनी आ जाती है? फी एकड़ में आप 40 किलो डाल सकते हैं, लेकिन आप उससे ऊपर भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं होता। ये लोग वैसे 80-80 किलो, 100 किलो भी डाल देते हैं 1 एकड़ में, जिनके पास अपना है। और ये ज़मीन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा बनाता है, जैसे ज़मीन की शक्ल ही चेंज कर देगा ये। बेसिकली ये ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करती है। वैसे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है वर्मी कंपोस्ट का। जब पता चलेगा फिर ही इस्तेमाल करेंगे, फिर ही इसकी रिजल्ट का पता चलेगा। कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, लोग इस्तेमाल करें, इसको चेक करें। 2 फसलें एकड़ में ये डालें, एकड़ में वो डालें, अंग्रेज़ी भाण डालें, फिर पता चलेगा कौन सी चीज़ सही काम कर रही है, और ये उनसे ज़्यादा ही रिजल्ट देगा। कितना खर्चा आ जाएगा अगर 4 बाय 10 फुट का बेड बनाना है एक, तो उसके लिए हमारे किसान भाई का कितना खर्चा आएगा? और इस जो कैचवे वो लेगा एक बार, 1 किलो भी अगर लेता है तो वो आगे उससे कितने बेड बन सकते हैं और कितना उसको इस्तेमाल कर सकता है वो? ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। छोटे से बेड से शुरुआत करें, 3000 रुपये किलो केंचुए मिलेंगे। ठीक है। और उसके लिए उसको गोबर चाहिए होगा, वो हर किसान के पास होता ही होता है, तो गोबर उसे मिल जाएगा। गोबर उसका फ्री का होगा तकरीबन, और गोबर डालना है बेड बनाने 4 बाय 10 के बेड में। 1 किलो केंचुए छोड़ेगा जो साल में उसके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो सोच भी नहीं सकेगा कि इतने ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हमारे पास अगर 1 किलो केचुए डालता है तो वो 1 साल बाद कितने किलो हो जाएंगे? 100 किलो हो जाएंगे मेरे अंदाजे से। यानी कि 1 किलो केचुए 1 साल बाद 100 किलो तक पहुंच जाते अगर हैं। तरीके से वो करे, ओके, अगर वो नमी लेवल का ख्याल रखा परफेक्ट जाए, करे, और उनका खाना पीना परफेक्ट हो, टाइम पे उनकी हार्वेस्टिंग हो, हर चीज़ हो, ठीक है, तो हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो टाइम पे नहीं करते, अगर सही तरीके से नहीं भी करते, फिर भी उसका आधा तो उनका होगा ही होगा। 50 किलो तो उनके होने ही होने। ठीक है। यानी कि बेड बनाने के लिए सिर्फ आपको केचुए खरीदने पड़ते हैं और तो कोई चीज़ इसमें खरीदने वाली नहीं और है। कुछ नहीं है, और बस गोबर है। गोबर आप कहीं से भी उठा लें, गोबर बहुत सस्ती चीज़ है, हर जगह पे पड़ा हुआ मिल जाता है। हमने वर्मी कंपोस्टिंग का मुकम्मल तरीका आपको बताया है। अभी हम देखते हैं कि जो बेड बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो ये हार्वेस्टिंग के लिए जब तैयार हो जाती है तो इसका क्या प्रोसेस है? आप इसको कैसे हार्वेस्ट करते हैं? इसको बस इसका कचरा जो हमने ऊपर लगाया हुआ है वो हम हटा देते हैं। इसको जैसे ही धूप या रोशनी लगती है ये सारे नीचे चले जाते हैं। ठीक है। ये नीचे चला जाते हैं तो हम ऊपर वाला कलेक्ट कर लेते हैं। ओके। फिर एक दिन और छोड़ते हैं, फिर और नीचे चले जाते हैं, फिर हम सारा कलेक्ट कर लेते हैं, और ये थोड़े से ही कंपोज में बैठ जाते हैं। वहाँ से हम इन केंचुओं को फिर उठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसकी जो ऊपर से कंपोस्ट तैयार हो चुकी होती है तो उसको फिर कैसे आप अलग करते हैं? वो हम छन्नी में छांटते हैं। जहाँ पर हमारे पास वो जो ये छोटी सी है, वैसे हम बड़ी होती है उसमें लगाते हैं। उसमें ये जरा सुराख के हिसाब से होता है, जैसे ये इसका बड़ा है। अच्छा। तो हम पहले इसमें छानते हैं, फिर उसके बाद छोटी वाली जो होती है उसमें निकालते हैं। ठीक है। फिर जाके फाइन क्वालिटी निकलती है, ठीक है, ये जरा जो हमें चाहिए होती है। अभी ये गीला है, इसको एक दिन छोड़ेंगे तो इससे ये पूरा छन जाएगा। अच्छा। इसमें मोटा मोटा और केंचुए ऊपर बच जाएंगे। ओके। जो भी केंचुए होंगे वो हम केंचुए अलग से दूसरे बेड में लगा देंगे। केंचुए अलग कर देते हैं। जो खाली मिट्टी भी बचती है वो भी हम उसके भी अलग से बेड बना देते हैं, छोटे छोटे बेड। उनमें भी कुछ दिनों के बाद फिर केंचुए गिरो होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जो केचुए हैं आप दूसरे बेड पे शिफ्ट करेंगे? जी हाँ। और इसके अंडे भी, और ये दोबारा रीप्रोसेस शुरू हो जाएगा? हाँ, जो मोटी मिट्टी बचेगी वो भी। जी, ये था वर्मी कंपोस्टिंग का मुकम्मल तरीकाकार जो कि हमने आपको बताया है।
और वर्मी कंपोस्टिंग का बुनियादी मकसद आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाना है। हमारे किसान भाइयों को इस प्रोसेस पे आना चाहिए और इस पे कोई ख़र्चा नहीं है। आप एक बेड तैयार करने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये का आपका ख़र्च होता है और इसमें जो सबसे जो मेन एलिमेंट है वो गोबर होता है और केचुए आपको ख़रीदने पड़ेंगे, बाकी गोबर तो हर फार्म पे मौजूद होता है और आप इससे बेहतरीन वर्मी कंपोस्टिंग बनाकर अपनी फसलों की प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। मैं टंडो सोमरो टंडो अलायार सिंध में मौजूद हूँ और यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर फरहान निज़ामानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने फार्म पे बुलाया, थैंक यू सो मच। कितनी लैंड है आपके पास, कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं और मुझे बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? जनाब जी, हमारे पास जो लैंड है वो 120 एकर्स के करीब है और ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये हम तकरीबन 2-3 माह से जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपनी फील्ड में। ये किसी दोस्त थे हमारे जो यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था कि आप जो है ना ये वर्मी कंपोस्ट के ऊपर आए, क्योंकि इससे ये होता है कि इसकी जो यूज़ एफिशिएंसी होती है फर्टिलाइज़र की वो हमारी डिक्रीज़ होती है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे एक्सपेंसिव जो है ना वो अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं फील्ड में, तो उसी वजह से तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल था कि जब हमारी 25% यूजेज जो फर्टिलाइज़र की वो कम होने वाली है, तो हमने तो फिर उनको बोल दिया कि हमें भी ये मंगवा के दें। तो फिर हमने तो इसको जब हमने वर्मी कंपोस्ट का मंगवाया तो उसके जो असरात हैं वो माशाल्लाह आप देख रहे होंगे। ये हमारे फ्रूट्स है, ये देखें खीरे का ये फ्रूट है, ये माशाल्लाह जो है। वैसे हम फर्टिलाइज़र तो यूज़ कर रहे थे, वर्मी कंपोस्ट तो हम यूज़ नहीं कर रहे थे। उससे जो क्या हो गया, मेन जो डिफ़र यही है कि जो इसको फ्रूट का जो कलर है माशाल्लाह वो भी चेंज हो गया, इसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। पहले क्या होता था, डिजीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी इसके ऊपर ना। जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट लगाया तो इसका जो स्टेमिना है क्रॉप का वो माशाल्लाह जो काफ़ी मजबूत हो गया है ना, जिसकी वजह से डिजीज़ भी इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही ना। तो माशाल्लाह इसकी अभी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं और इसका फ्रूट भी देख सकते हैं कितना हेल्दी है माशाल्लाह। तो ये उसके अलावा ज़मीन के ऊपर इसका ये देख सकते हैं आप, ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ना। इससे इस वर्मी कंपोस्ट से पहले ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी ना। अच्छा जी, ये देखें क्या करता है, इसकी जो ज़मीन की जो पानी का ड्रेनेज का सिस्टम है वो भी ये इम्प्रूव करता है ना। तो जो ज़मीनें पहले जो ज़्यादा पानी होल्ड करती थी वो अभी क्या है वो ज़्यादा पानी खींच रही है ना वर्मी कंपोस्ट की वजह से। उसके अलावा माशाल्लाह इसके जो बेनिफिट हैं वो प्लांट की हेल्थ के ऊपर भी हैं, ग्रोथ के ऊपर भी हैं और उसकी जो फ्रूट फार्मेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे इसका आप रेशो बताइए कि आप कितने % वर्मी कंपोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं और कितने % आप दूसरी खादें इस्तेमाल करते हैं? अराउंड अबाउट 25 से 30% हम जो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं और 70 to 75% हम फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं अपने फील्ड में ना। अगर हम प्योरली वर्मी कंपोस्टिंग पे जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फसल के ऊपर? जी देखिए ना, प्योरली हम वर्मी कंपोस्ट के ऊपर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि नेचुरली फेनामेना है ना। तो क्या है कि बंदा जो एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। अभी लगातार वर्मी कंपोस्ट हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लार्ज क्वांटिटी पे ये हो भी नहीं सकता ना। ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में हम वर्मी कंपोस्ट तो यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन लार्ज क्वांटिटी में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है वो NPK जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसकी हाई एफिशिएंसी चाहिए, ज़्यादा मिकदार चाहिए ना हर फसल को, तो वो उसमें नहीं होती है कंपेयर टू वर्मी कंपोस्ट में। उसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स तो अवेलेबल होते हैं वर्मी कंपोस्ट में, जो कि फर्टिलाइज़र में हम नहीं कर सकते। पॉसिबल है नहीं कि हम सारे जो है ना न्यूट्रिशन हम प्लांट को दे सकें ना। ओके। तो टोटल प्लांट्स को 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम मतलब पूरा कर ही नहीं सकते अगर ओनली हम वर्मी कंपोस्ट के ऊपर जाएँ। तो मतलब कि फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी की तरफ हमें तो लाजमी जाना होगा, क्योंकि NPK जो है इनको लार्ज क्वान्टिटी में चाहिए ना, जो वर्मी कंपोस्ट में नहीं है। ठीक है। आपका कहने का मकसद ये है कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसका बुनियादी मकसद आपकी ज़मीन को ज़रखेज़ करना है। जी बिल्कुल यही है। ठीक है। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ज़मीन की हैं, उनको ये इम्प्रूव करता है ना। ठीक है। पहले तो ज़मीन के स्ट्रक्चर के ऊपर हम आ जाते हैं। काफ़ी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि वो सैंडी होती है ना, बालों का ज़मीनें क्ले होती हैं। अभी जो सैंडी होती है वहाँ पे पानी होल्ड नहीं हो सकता, लीक डाउन हो जाता है ना नीचे। ठीक है। और जो क्ले सॉइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा पानी होल्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फसल है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। क्योंकि पानी को नॉर्मल मिकदार चाहिए ना अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। जो भी चीज़ एक्सेस में होती है
या कम होती है वो हमेशा जो नुकसानदेह होती है, वो फ़ायदे में नहीं है। ओके। अच्छा, कौन कौन सी फसल के लिए आप वर्मी कंपोस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कितनी जो है ना वो फसलें या कितनी सब्जियां लगी हुई हैं? जी, हमारे पास केला लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है, करेले हैं, गाजर है और उसके अलावा चिलीज़ भी लगी हुई है, टमाटर भी लगा हुआ है। अभी तो टमाटर निकल गया है, लेकिन अभी चिलीज़ को जो है ना हम ग्रो करेंगे। सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो वर्मी कंपोस्टिंग का है वो किस फसल में मिला? जी, इसका जो है ना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट जो हमें मिला है वो मिला है फ्रूट्स में मिला है, वेजिटेबल्स में मिला है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट है ना, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के ऊपर इसकी रिज़ल्ट है माशाल्लाह अच्छी आ रही है वर्मी कंपोस्ट की। मुझे बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि जो आपकी ज़मीन को इतना जरखेज़ कर देती है कि आपकी फसलें हरी भरी हो जाती हैं? जी, देखें ना, वैसे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र होते हैं ना, जैसे हम NP यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोफास, उसमें तो ओनली नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, और हम SOP की जानिब जा रहे हैं तो उसमें ओनली जो है ना सल्फ़र होती है, ठीक, और पोटाश होती है। तो ऐसे क्या होता है कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें जो है कि ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं ना, होते बिल्कुल कम क्वांटिटी में, लेकिन वो जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड है प्लांट की ग्रोथ के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वो आज उसमें अवेलेबल होते हैं ना। तो इसी वजह से जो हमारा इसकी फर्टिलाइज़र की हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या डिजीज स्ट्रेसेस जो बढ़ता है वो डिजीज स्ट्रेसेस भी इससे कम होता है। इसकी जो प्लांट की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर हम जहाँ पे ओनली फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेजर जो यही है, और इसका जो एक और बेनिफिट है, या इसको एक नहीं बल्कि सेवरल बेनिफिट्स हैं इसके सॉइल के ऊपर। बंदा है, एक इंसान है, या कोई भी लिविंग थिंग है ना, तो उसका ड्रेनेज सही है तो वो जो चीज़ है वो कंफर्टेबल फील करेगी और उसकी लाइफ साइकिल भी ज़्यादा होगी ना। जैसे इंसान का ड्रेनेज हाजमा ख़राब हो जाता है तो वो क्या एसिडिटी हो जाती है, तो क्या होता है, जो इंसान खाता है वो निकाल लेता है। तो वे ये सॉइल के साथ भी, फसल के साथ भी यही है। कोई ज़मीन ऐसी होती है आप उसको पानी देंगे वो पानी उठाती नहीं है ना, तो एक्सेस ऑफ वाटर होने की वजह से क्या होता है कि प्लांट के जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा, प्लांट के ऊपर खड़ा हुआ है। अभी अपना जो प्लांट है वो तो ज़मीन के थ्रू पानी लेगा ना, क्योंकि उसकी रूट जो है ज़मीन के अंदर होती है। तो इसका क्या होगा, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये उसको इम्प्रूव करती है ना। उसके अलावा सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, उसको भी ये इम्प्रूव कर दी है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी को भी ये इंक्रीज़ कर दी है। अवेलेबल जो न्यूट्रिशन होती है ये उनकी मिक़दार भी बढ़ा दी है। आपका वर्मी कंपोस्टिंग के इस्तेमाल से पहले जो आपकी सॉइल का ड्रेनेज लेवल था वो कितना था, और वर्मी कंपोस्टिंग के इस्तेमाल के बाद उस पर कितना असर पड़ा और वो कितनी बेहतर हुई? जी, देखें ना, ये बाज़ औक़ात जो हमारे इस फील्ड के हिसाब से तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ हमारे ऐसी फील्ड्स हैं वहाँ पे जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा ज़मीनें होल्ड कर रही थी ना, तो उठा नहीं रही थी। अभी जब हमने वर्मी कंपोस्ट यूटिलाइजेशन की तो उससे जो पानी की ज़मीन में जो सलाहियत है पानी उठाने की वो फिर माशाल्लाह इम्प्रूव हुई थी। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो यील्ड प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, या प्रोडक्शन या पैदावार आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसकी जो है वो फाइनल माशाल्लाह जो है 10 से 15% तक तो इंक्रीज़ हुई माशाल्लाह। फरहान भाई, आखिर में हमारे किसान भाइयों को आप कौन सा मशवरा देना चाहेंगे? क्या आप तजवीज़ देना चाहेंगे कि वो वर्मी कंपोस्टिंग का इस्तेमाल शुरू कर दें? जी, देखें ना, वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक सोर्स है ना। आप कहीं पे भी चले जाएं दुनिया के जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, आप वहीं पे चले जाएं तो वहाँ पे बाज़ों का लोग क्या करते हैं कि अपनी जो भी क्रॉप होती है उसको मैनिपुलेटेड कर देते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम देहाती लोग हैं जो ट्रेडिशनल खेती के ऊपर चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो भी प्लांट से रूट मटेरियल उसको वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, जो लास्ट में जो फील्ड में हमारे में बचता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेट कर देती है ना सॉइल में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनको लेके जाते हैं अपनी फील्ड में, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम करते हैं। फार्म यार्ड जो है वेरियस किस्म की कंपोस्टिंग होती है उनके ऊपर ये काम करते हैं ना। जो वर्मी कंपोस्ट हमने यूज़ किया है तो मेरे हिसाब से तो माशाल्लाह इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव है सॉइल के ऊपर और प्लांट और ग्रोथ और स्पेशली इसकी यील्ड के ऊपर भी और इसकी हेल्थ के ऊपर भी ना। हेल्थ भी एक मेजर इशू है ना, कि जो हम वर्मी कंपोस्ट यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो इससे जो डिजीज़ की एफिशिएंसीज़ है ना वो माशाल्लाह उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आई है ना। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र, ये जो वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग है या कोई और कंपोस्टिंग जो भी हो, आप उसके ऊपर उसको यूज़ करें ना, ताकि जो आपकी फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके अलावा यील्ड है, वो भी इंक्रीज़ हो जाए। फरहान भाई, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी मुफीद मालूमात हमारे किसान भाइयों को दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
ये था आज का प्रोग्राम जिसमें आपको वर्मी कंपोस्टिंग बनाने का मुकम्मल तरीका बताया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम किसान भाइयों को बेहद पसंद आया होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा क्योंकि आपकी राय ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान फ़खर जमान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।